आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स ऑन द एज। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मींस जो आपके नर्व्स हैं बिसाइड योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी सारी बॉडीज में जो नर्व्स हैं उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और जो बाकी जगह आपको ये नर्व्स नजर आ रही हैं ग्रीन कलर में इन्होंने दिया हुआ है, ये नर्व्स आ जाती है आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर, साइड में। पेरिफेरी मीन्स साइड में। द टर्म पेरिफेरल रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर नॉट इन द सेंटर, मतलब वो चीजें जो सेंटर में ना हो उनको बोलते हैं पेरिफेरल। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और शॉर्ट में हो गया पीएनएस। तो ये इन्होंने बोला है कि जो फिगर आपको दिखाई हुई है यहाँ पे, इसमें अगर आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो तो बाकी सारा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम शो कर रहा है, जो पूरी बॉडी में आपके ब्रेन वो नर्व्स हैं पूरी बॉडी में। So in this system that allow the brain and spinal cord to communicate with the sensory systems of the eyes, ears, skin, mouth, and allow the brain and spinal cord to control muscles and glands of the body. तो इससे कनेक्शन हो रखा है बॉडी का, सारी बॉडी का कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से किया हुआ है नर्व्स के थ्रू। और जो भी कम्युनिकेशन होती है, मैसेज ट्रांसफर होता है आपकी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड से, फिर फाइनली वो ब्रेन में जाता है, फिर वहां से जो मैसेज आता है वो आके आपकी बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड होता है मैसेज। तो ये कम्युनिकेशन वायर्स की तरह काम करते हैं। सारे नर्व्स आपके एक तरीके से कम्युनिकेशन वायर्स हैं जो पूरी बॉडी में मैसेज लेके जाने का और लेके आने का काम करते हैं। ओके, तो द पीएनएस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर सिस्टम्स। दो इसके सिस्टम्स हैं, इसको डिवाइड किया हुआ है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये चीज हमने पहले भी एक बार एक फ्लो चार्ट में डिस्कस करी थी कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। अब इसकी डिटेल है यहाँ पे। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन इज सोमा। हमने जो न्यूरॉन का सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास जो न्यूरॉन का पार्ट होता है उसको हम सोमा बोलते हैं, जिसमें से डेंड्राइट्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। सोमा मीन्स बॉडी। ये वर्ड आप याद रखना क्योंकि आगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी ये वर्ड आपके दोबारा आएगा, सोमा। जो बॉडी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें ये सोमा वर्ड फिर से आएगा। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ सेंसरी पाथवे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है? सेंसरी पाथवे है, जहां से सेंसेस से होते हुए मैसेजेस जाते हैं आपके। सेंसेस कौन से हैं? जो अभी हमने ऊपर पढ़े थे, आपकी आई से, ईयर से, स्किन से होते हुए। which comprises all the nerves carrying messages from senses to the center nervous system। तो सारे सेंसेस से मैसेजेस लेके कहाँ जाते हैं? सेंटर नर्वस सिस्टम पे जाते हैं, तो इसलिए इसको सेंसरी पाथवे बोलते हैं। और ये जो नर्व्स हैं जो आपके सेंसेस से लेके सेंटर नर्वस सिस्टम पे मैसेज ले जा रही है, इन नर्व्स को हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। एफरेंट नर्व्स या एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो ये सेंसेस वाले मैसेजेस को सेंटर नर्वस सिस्टम पे ले जाती है। तो एक ये हो गया आपका सेंसरी पाथवे, इसी के अंदर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। दूसरा ये हो गया मोटर पाथवे। मोटर पाथवे क्या करता है? नर्व्स कैरिंग मैसेजेस फ्रॉम सेंटर नर्वस सिस्टम टू द वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स ऑफ द बॉडी। तो आपके सेंटर नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज लेके जो आपके मसल्स की तरफ आता है, वो वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनको, वो वाली जो नर्व्स हैं उनको हम मोटर पाथवे नर्व्स बोलते हैं, और इन न्यूरॉन्स को हम एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। इससे क्या होता है? आप अपनी बॉडी मूव कर पाते हो क्योंकि आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया बॉडी मूव करने के लिए। अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो सपोज यहां से कोई मैसेज, आपने कोई चीज उठाई, उसको आपने टच किया, तो वो आपको सेंस कैसे हुआ? क्योंकि यहां से एक मैसेज ट्रेवल होते होते यहां से होके आपके ब्रेन तक गया। तो ये कौन सा पाथवे हुआ? ये सेंसरी पाथवे। और कौन से न्यूरॉन्स हो गए? एफरेंट न्यूरॉन, ए से स्टार्ट होता है जो। फिर यहाँ पे जो मैसेज आया कि आपको वो चीज उठानी है कि नहीं उठानी है, गर्म है तो छोड़ दो, तो वो मैसेज यहाँ से ट्रेवल होता हुआ वापस यहाँ पे गया आपके हाथ पे। तो ये कौन सा पाथवे हो गया? ये हो गया मोटर न्यूरॉन। और नर्व्स वो कौन से हो गए?
न्यूरॉन्स कौन से हो गए, एफरेंट हो गए, EFF वाले। तो जो मैसेजेस ब्रेन के पास लेके जा रहे हैं वो एफरेंट है, जो ब्रेन से लेकर आ रहे हैं वो इफरेंट है। और जो सेंसेस से लेके जा रही है, आपके आईज से मैसेजेस लेके जा रहे हैं, आपके माउथ से लेके जा रहे हैं, आपके सेंसेस से, 5 सेंसेस से, वो हो गए आपका सेंसरी पाथवे। और जो ब्रेन से वापस आपके मसल्स पे मैसेज लेके आ रही है, जो चीजें जिससे आप अपना हाथ और पैर और बॉडी हिलाते हो, वो हो गया आपका मोटर पाथवे। क्योंकि इसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व है, इसलिए किस में आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। When people are walking and raising their hand in class, जब लोग चल रहे हैं, हाथ रेजिंग द हैंड इन क्लास में हाथ उठा रहे हैं, फ्लावर को स्मेल कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो ये सारी सेंसेस वाले मैसेजेस कहाँ जाते हैं, सेंसरी पाथवे से जाते हैं और वापस आते हैं मोटर पाथवे से। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हो रहा है। और जो मसल्स जो इसमें हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि आप उनको अपनी मर्जी से हाथ हिला भी सकते हो और चाहो तो नहीं भी हटा सकते। मतलब आप अपने हाथ पैर, अगर जैसे ये खेल रहे हैं बच्चे, तो ये हाथ पैर अपना हिला रहे हैं, फुटबॉल को मारने के लिए खेल रहे हैं, तो ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, तो ये वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मतलब जब आप अपनी मर्जी से अपनी बॉडी का कोई मसल हिला सकते हो, तो उसको वॉलेंट्री बोलते हैं। और जब कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जब कोई ऐसी चीज होती है जहां सडनली आपकी बॉडी इनवॉलेंट्री रिएक्ट कर जाती है, तो उसको हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपने कोई गर्म चीज उठाई, तो वहां पे आप सोच के हाथ नहीं हटाते, आप एकदम से अपना हाथ हटा लेते हो, तो वो कई बार रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है, इनवॉलेंट्री। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसल्स भी इनवॉलेंट्री हैं। मसल्स वॉलेंट्री की कैटेगरी में ही आएंगे। दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री बिकॉज दे कैन बी मूव्ड एट विल। आप अपनी मर्जी से उनको हिला सकते हो, बट नॉट लिमिटेड टू ओनली दैट काइंड ऑफ मूवमेंट। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं पे डेंजर है तो वो अपने आप को नहीं बचाएगा, वो मसल अपने आप को पीछे खींच लेगा। तो वो इनवॉलेंट्री काम भी कर सकता है, लेकिन वो है वॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं, जहां पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे हार्ट भी तो मसल है ना, एक हार्ट और स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारी मूवमेंट जो हो रही है ये इनवॉलेंट्री मसल्स में आती है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी तो अपना हार्ट नहीं रोक सकते ना। आप स्टमक में जो डाइजेशन हो रही है, इंटेस्टाइन जो फूड को आगे मूव कर रहा है, वो सब चीजें आप क्या अपने कंट्रोल में कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलेंट्री है। लेकिन आप अपने हाथ पैर हिला सकते हो, आप अपनी गर्दन हिला सकते हो, तो वो सारे मसल्स वॉलेंट्री हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में यूज होते हैं। और इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी आ जाते हैं, वो हम आगे ग्लैंड्स अभी पढ़ेंगे डिटेल में, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज ग्लैंड, ये सब अभी हम नीचे पढ़ेंगे इसके। और द न्यूरॉन्स इनसाइड द स्पाइनल कॉलम आर अ पार्ट ऑफ सर्व। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि स्पाइनल कॉलम मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो सेंटर नर्वस सिस्टम में आते हैं, वो पेरिफेरल में नहीं आते क्योंकि वो सेंटर में है। The large group of neurons near the spinal column makes autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दूसरा हो गया, पहला अभी हमने पढ़ा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आ गया ऑटोनॉमिक। ये दोनों किस में आते हैं, PNS में आते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, द वर्ड ऑटोनॉमिक सजेस्ट द फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम आर मोर और लेस ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमिक वर्ड से ही पता चल रहा है कि इस सिस्टम में जो काम होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। Whereas somatic division of the periphery nervous system controls senses and voluntary muscles, the autonomic division controls everything else in the body. सिर्फ अगर आप सोमैटिक वाले का काम अगर माइनस कर दो, मतलब सेंसेस और वॉलेंट्री मसल्स वाला काम अगर आप हटा दो जो सोमैटिक करता है, उसके अलावा बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, वो सारे किस में आएंगे, वो सारे आ जाएंगे ऑटोनॉमिक में। जैसे ऑर्गन्स आपके बॉडी में जितने भी काम कर रहे हैं, ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, केमिकल्स वगैरह, इनवॉलेंट्री मसल्स हो गए। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ज्यादा काम कर रहा है एक तरीके से देखा जाए तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। सोमैटिक दो ही चीजें देखता है, एक तो आपकी सेंसेस और वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन बाकी सब चीजें जो बॉडी में हो रही हैं, सारे ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, केमिकल्स जो रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स जो काम कर रहे हैं, वो सब आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, जिसमें आपकी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही काम करता है। अब ये भी दो चीजों में डिवाइडेड है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है।
इसके अंदर आता है सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, और इसको इन्होंने नीचे फिगर में दिखाया हुआ है। यहाँ पे इसको फिगर को आप अभी समझ लेना, पहले यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी देख लो। द सिंपैथेटिक डिवीजन of the autonomic nervous system is primarily located in the middle of the spinal cord। तो ये वाले जो नर्व्स हैं जो सिंपैथेटिक डिवीजन में आती हैं, ये वाली नर्व्स कहाँ पे हैं? मिडल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, पूरे स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाले एरिया में है। रनिंग फ्रॉम नियर द टॉप ऑफ द रिब केज टू द वेस्ट एरिया, मतलब ये रिब केज है आपका, मैं इस वाली फिगर में बता देती हूँ। रिब केज से लेके मतलब आप लगा लो ऑलमोस्ट यहां से लेके यहां तक टॉप ऑफ द वेस्ट एरिया, ये आपका आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक वाला। सिंपैथेटिक डिवीजन वाला मतलब जैसे दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जो मिडल ऑफ स्पाइनल कॉलम से लेके टॉप ऑफ द रिब केज एरिया में जो नर्व्स हैं वो सिंपैथेटिक में आ जाती है। इट मे हेल्प टू थिंक ऑफ द नेम इन दीज टर्म्स। द सिंपैथेटिक डिवीजन इज इन सिंपैथी विद वंस इमोशन। अब ये सिंपैथेटिक नाम कह रहे हैं, कैसे पड़ा? क्योंकि ये आपकी इमोशंस के साथ सिंपैथी करता है। सिंपैथी मतलब अगर आपकी जो इमोशंस है आपके अंदर, जो भी बॉडी में इमोशंस है, उसके अकॉर्डिंग ये भी फील करता है। तो ये आपको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है। ये आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है। ये वर्ड आपने बहुत बार सुन लिया होगा नर्वस सिस्टम के बारे में, जब भी आप पढ़ते होगे फाइट और फ्लाइट। तो इसको ही हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट सिस्टम, क्योंकि जब आप किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हो या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो ये आपकी बॉडी को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करता है। तो आपकी इमोशंस के साथ ये सिंपैथी दिखाता है, इसलिए इसको सिंपैथेटिक डिवीजन बोलते हैं। इट अलाउज पीपल एंड एनिमल्स टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट। अब इसमें करना क्या होता है, ये आपकी हेल्प कैसे करता है जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो? इमोशंस ड्यूरिंग दीज इवेंट मस्ट बी एंगर और फियर। तो इसमें दो ही चीजें होती है, या तो अगर आप लड़ना चाहते हो तो आपके अंदर एंगर प्रोड्यूस होता है, और अगर आप भागना चाहते हो सिचुएशन से तो आपके अंदर फियर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दैट्स फ्लाइट पार्ट, फियर वाला मतलब जब आप वहां से भागना चाहते हो। और इवन एक्सट्रीम जॉय और एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम जॉय और एक्साइटमेंट भी हो सकती है। उसको भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल में ही ये लोग लेते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम जॉय या बहुत ज्यादा एक्साइट हो तो भी थोड़ा सा स्ट्रेन तो पड़ता ही है, स्ट्रेसफुल तो होता ही है। तो वो आ जाता है आपके फाइट वाले पार्ट में। तो फाइट और फ्लाइट के लिए ये तैयार करता है। द सिंपैथेटिक डिवीजन जॉब इज टू गेट बॉडी रेडी टू डील विद द स्ट्रेस। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंपैथेटिक डिवीजन है उसका काम क्या है? बॉडी को रेडी करना स्ट्रेस से डील करने के लिए। वो स्ट्रेस आपका हैप्पी वाला भी हो सकता है और फियर वाला भी स्ट्रेस हो सकता है। अब यहाँ पे देखो ये इन्होंने दिखाया हुआ है, दो सिस्टम्स इन्होंने कंपेयर किए हुए हैं, लेकिन अभी हमने यही पढ़ा है तो हम यही वाला देखेंगे। जब आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो क्या करता है? आपके प्यूपिल्स को डायलेट करता है। डायलेट मतलब और बड़ा कर देता है। प्यूपिल्स होते हैं ना आईज में, जिससे आपके लाइट एंटर करती है आंखों में। तो लाइट एंटर करती है तो आपको क्लियर नजर आता है, तो ये उसको और बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट एंटर हो और आपको ज्यादा क्लियर दिखे सिचुएशन। और टीयर ग्लैंड्स को इनहिबिट कर देता है, आंसुओं को रोक देता है। सेलिवेशन डिक्रीज कर देता है। सेलिवेशन क्या होता है? जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, लार होती है, उस चीज को कम कर देता है, क्योंकि उस टाइम उसकी जरूरत नहीं होती। वो किस लिए चाहिए होता है? वो डाइजेशन के लिए चाहिए होता है। लेकिन अगर आप किसी से फाइट करने जा रहे हो या भागने की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको डिक्रीज कर देता है। और आंसुओं की जरूरत नहीं है, उसको बंद कर देता है, लेकिन आपकी आईज के प्यूपिल्स को बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा लाइट जाए और आपको ज्यादा क्लियर नजर आए। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आपने देखा ही है कि जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ क्यों होता है? क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है ताकि ब्लड फ्लो जो है ना वो फास्टर हो। आपकी बॉडी में ब्लड फास्ट जाएगा तो आपकी बॉडी एक्टिवेटेड रहेगी जल्दी भागने के लिए या लड़ने के लिए। फिर ब्रोंकाई को डायलेट करता है। ब्रोंकाई मतलब जो छोटे छोटे होल्स, एयर बैग्स होते हैं आपके लंग्स में, जहां पे एयर भरती है,
उसको भी बड़ा कर देता है ताकि ज्यादा एयर आए और आप ज्यादा जोर से सांस ले सको, क्योंकि आपको अगर लड़ना है या भागना है तो आपको सांस ज्यादा लेनी पड़ेगी, तो आपकी सांसें भी चढ़ना शुरू हो जाती है ऐसी सिचुएशन में। डिक्रीज डाइजेस्टिव फंक्शन, डाइजेस्टिव फंक्शन की उस टाइम जरूरत नहीं है क्योंकि आप खाना नहीं खा रहे हो, आप लड़ने जा रहे हो, भागने जा रहे हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को कम कर देता है। पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन इन दोनों को कम कर देता है क्योंकि इनका काम उस टाइम पे कम हो जाता है, डाइजेशन का जरूरत नहीं होती जब आप एक फाइट वाली सिचुएशन में होते हैं या फ्लाइट में। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन भी रोक देता है। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे आप जैसे एक्सक्रीट करते हो, आपकी डाइजेशन होने के बाद एक्सक्रीशन होती है, तो उस टाइम पे आपको ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसको भी रोक देता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक डिवीजन कर रहा है, क्योंकि ये आपको लड़ने के लिए तैयार कर रहा है या भागने के लिए या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसके लिए तैयार कर रहा है। तो उस टाइम पे जो काम जरूरी है, जैसे ब्लड फ्लो फास्ट होना चाहिए, सांस लेना फास्ट होना चाहिए, आंखों के प्यूपिल्स बड़े होने चाहिए ताकि क्लियर दिखाई दे, तो ये सब काम फास्ट हो जाते हैं। और जो डाइजेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो सब स्लो हो जाती हैं क्योंकि उस टाइम ये सब नहीं चाहिए। तो ये काम करता है सिंपैथेटिक डिवीजन। सो ये यहाँ पे इन्होंने थ्योरी में लिखा हुआ है, द प्यूपिल सीम्स टू गेट बिगर परहैप्स टू लेट इन मोर लाइट, ताकि लाइट ज्यादा आ सके, देयरफॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ज्यादा ठीक से दिख सके। द हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग फास्टर एंड हार्डर, तो हार्ट बहुत जल्दी पंप करना शुरू कर देता है, ड्रॉइंग ब्लड अवे फ्रॉम नॉन एसेंशियल ऑर्गन सच एज स्किन एंड समटाइम्स इवन अवे फ्रॉम द ब्रेन। अब ये कह रहा है कि हार्ट इतनी जल्दी पंप करना शुरू कर देता है ताकि वो जो ब्लड है ना, वो नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स, मतलब उस टाइम जिन ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है वहां से ज्यादा ब्लड लेके आपके हाथों पैरों में भेजे ताकि आप लड़ने के लिए तैयार हो सको। तो जैसे आपने देखा है ना कि डर के मारे कई लोग की स्किन पेल हो जाती है, पेल मतलब रंग उड़ जाता है चेहरे का, तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड है ना वो वहां से ज्यादा आपके हाथों पैरों में जा रहा होता है। और कई बार तो ब्रेन से भी कह रहे कि ब्रेन से भी हट जाता है, तो लोग फेंट हो जाते हैं इसलिए। तो ये काम करता है आपका हार्ट उस टाइम। ब्लड नीड्स लॉट ऑफ ऑक्सीजन, और उस टाइम ब्लड में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए मसल्स के पास भेजने के लिए ताकि मसल्स काम कर सके अच्छे से, तो इसलिए लंग्स जो है वो ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम मतलब बहुत फास्ट ब्रीथ करने लग जाते हैं। ऑनसेट ऑफ ग्लैंड्स इन पर्टिकुलर रिसीव स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, द एड्रीनल ग्लैंड्स विल बी स्टिमुलेटेड। अब उस टाइम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड स्टिमुलेट करता है। जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज सर्टेन स्ट्रेस रिलेटेड केमिकल्स। अब उसको वो स्टिमुलेट करता है कि जो स्ट्रेस से रिलेटेड केमिकल्स है उनको रिलीज करा जाए, जिसको मेंबर्स ऑफ अ क्लास ऑफ केमिकल्स रिलीज बाय ग्लैंड कॉल्ड हार्मोन्स। सो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो ये एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, केमिकल्स रिलीज करता है जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। तो ये हार्मोन्स किस काम के होते हैं, दीज स्ट्रेस हार्मोन्स विल ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बट दे विल ओनली अफेक्ट द सर्टेन टारगेट ऑर्गन्स। अब ये हार्मोन्स पूरी बॉडी में ट्रेवल करते हैं लेकिन सिर्फ उन जगहों पे जाके इफेक्ट करते हैं जहां पे इनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं। जैसे आपके न्यूरोट्रांसमीटर सिर्फ उन्हीं रिसेप्टर साइट पे फिट होते हैं ना जहां पे उनके रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे ही स्ट्रेस हार्मोन्स के मॉलिक्यूल्स वहीं जाके टारगेट करते हैं जहां पे उनके रिसेप्टर साइट्स होते हैं, जैसे हार्ट पे, मसल्स पे, लंग्स पे। तब आपका हार्ट फास्ट काम करना शुरू कर देता है, मसल्स पे ज्यादा ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है और लंग्स बहुत हैवी ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। ये स्टिमुलेट करते हैं इन ऑर्गन को क्या करने के लिए, वर्क हार्ड, मतलब ज्यादा हार्ड काम करो, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जहां पे या तो आपको लड़ना है या भागना है, मतलब आप बहुत स्ट्रेस में हो और आपकी बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन है ये जाके आपके मसल्स को और लंग्स को स्टिमुलेट कर रहा है कि बॉडी को जो है आपकी काम करने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देर आर अदर हॉर्मोन्स फॉर अदर फंक्शंस दैट हैव नथिंग टू डू विद द स्ट्रेस। तो और भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जिसका अभी यहाँ पे स्ट्रेस के टाइम पे कोई काम नहीं होता, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह। ओके, बट नॉट एवरी ऑर्गन और सिस्टम विल बी स्टिमुलेटेड। अब वो जो है वो हर किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको करेगा जहां पे जरूरत है।
Digestion of food and excretion of waste are not necessary functions when dealing with stressful situation. डाइजेस्ट करना या एक्सक्रीट करना उस टाइम पे जरूरी नहीं होता जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो, इसलिए आपके ये दोनों फंक्शंस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, आपको भूख भी नहीं लगते ऐसे टाइम पे, और एक्सक्रीशन भी उस टाइम पे बहुत स्लो हो जाती है। सलाइवा जो होता है, जो आपके मुंह में जो लार होती है, वो भी ड्राई हो जाती है क्योंकि वो भी डाइजेशन का ही पार्ट है। इसलिए कभी इसमें लिखा हुआ है कि कभी आप जब बहुत डरे हुए हो ना, तो आप विसल करके देखना, सीटी बजा के देखना, शायद ना बजे, क्योंकि आपका मुंह उस टाइम पे ड्राई हो जाता है। और जो खाना होता है ना आपके पेट में, वो वहीं पे रहता है लाइक अ लम्प। वो जैसे खाना प्रोसेस हो रहा होता है आपके पेट में, तो जैसे ही आपका कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, वो खाना प्रोसेस होने की जगह वहीं रह जाता है, एक लंप की तरह रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, वहीं पे पॉज हो जाता है। सो उससे क्या होता है कि आपको जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट होता है वो भी स्लो हो जाता है। एक चीज इसमें थोड़ा सा ये बताया हुआ है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा ही डरा हो ना, तो वो एक्चुअली में उस टाइम पे एक्सक्रीट कर देता है। जैसे इसमें लिखा है ना, जैसे जो लोग फांसी देके जिनको मारा जाता है, या जिसको इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब वो जो बिजली के झटका देके मारा जाता है, वो कई बार अपना यूरिन और वेस्ट रिलीज कर देते हैं, क्योंकि वो झटके से ना उनका जो ये जो कंट्रोल है ना एक्सक्रीटरी का, ये एकदम से अनकंट्रोल हो जाता है। तो ये भी इन्होंने बोला है कि बहुत ही ज्यादा हो तो कई बार ये चीज जो है वो सडनली एक्सक्रीट हो जाती है। So the sympathetic division is also going to demand that body burn a tremendous amount of fuel or blood sugar। और आपको जब तैयार कर रहा है वो फाइट और फ्लाइट के लिए, तो उस टाइम पे बॉडी में बहुत ब्लड शुगर होना चाहिए, ताकि आप फ्यूल मतलब यहाँ पे एनर्जी हो गया। एनर्जी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शुगर होता है, तो वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चाहिए। सो ये सारी चीजें होती है, ये सारे बॉडीली अराउजल्स होते हैं जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो। अच्छा, अब अगर स्ट्रेस जब खत्म हो जाए तब क्या होता है? इफ द स्ट्रेस एंड्स, द एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक। अब जब स्ट्रेस खत्म हो जाता है ना, तो क्या होता है? या तो खत्म हो जाता है, या फिर बहुत देर तक आप स्ट्रेस में रहते हो, फिर सडनली आप थक जाते हो, बहुत स्ट्रेस में रहते हो, फिर जब थक जाते हो तो एकदम से डाउन हो जाता है आपका जो है, तो वो हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। If the stress goes on too long or too intense, the person might actually collapse। मतलब बहुत ज्यादा देर तक अगर कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहा है, तो उसके बाद वो कोलैप्स हो जाते हैं। कई बार कोलैप्स मतलब सडनली कोई जैसे एग्जॉस्ट हो जाना एकदम से। So this collapse occurs because the parasympathetic division over responds in its inhibition of sympathetic activity। द हार्ट, उसमें क्या होता है? हार्ट स्लो हो जाता है, ब्लड वेसल ओपन अप हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, और लास्ट में फेंट हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो। तो वो आ जाता है आपके पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में। एकदम इसके उल्टा है। तो एक बार उस फिगर को दोबारा देख लेते हैं जिसमें पैरासिम्पैथेटिक भी दिया हुआ है। तो जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम करना शुरू करता है, तो आपके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और टीयर ग्लैंड स्टिमुलेट, आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आप उस टाइम थक जाते हो लड़ लड़ के। हार्ट रेट स्लो हो जाता है, सेलिवेशन इंक्रीज होने लगती है, जो चीज रुक गई थी। ब्रोंकाई भी जो फैल गया था वो भी छोटे हो जाते हैं वापस। डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये चीज देखी गई है कि जब आप खुश होते हो ना, सपोज आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एग्जाम देने गए, और एग्जाम खत्म होने के बाद आपको लगा कि अब आप स्ट्रेस फ्री हो गए, तो आपको उस टाइम पे भूख लगना शुरू हो जाती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि डाइजेशन जो रुक गया था वो सडनली फास्ट चलने लग जाता है, फिर भूख लगना शुरू हो जाती है, फिर पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन सब काम करने लग जाते हैं, और गॉल ब्लैडर जो है वो नॉर्मल अपना जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका फंक्शन शुरू हो जाता है। तो ये एकदम से इसके ऑपोजिट है सिंपैथेटिक के। अब आते हैं पैरासिम्पैथेटिक पे। If the sympathetic division can be called the fight or flight system, the parasympathetic division might be called eat, drink and rest system। अगर सिंपैथेटिक डिवीजन को हम फाइट और फ्लाइट सिस्टम बोलते हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक को बोला जाता है ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट। और नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे खाने की बात हो रही है और रेस्ट करने की बात हो रही है। और इनके न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? टॉप और बॉटम ऑफ द स्पाइनल कॉलम।
सिंपैथेटिक के कहाँ पे हमने पढ़े थे, बीच में, और इसके होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के टॉप में और बॉटम में, ऑन आइदर साइड ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन। और पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड और नेक्स्ट टू, इन द सेंस रेफर टू न्यूरॉन्स लोकेटेड ऑन अदर साइड। इसका नाम पैरा इसलिए है क्योंकि पैरा का मतलब होता है उसके बाद, तो दैट मीन्स आपका मिडल वाला पार्ट है जो उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है। It might seem as if parasympathetic division does pretty much the opposite of the sympathetic। हमने ये पढ़ लिया कि ये sympathetic division के opposite काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जॉब इज टू रिस्टोर द बॉडी नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग पे लेके आना इसका काम है। जब आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाता है, प्यूपिल्स दोबारा से कॉन्स्ट्रिक्ट छोटे हो जाते हैं जो नॉर्मल साइज होता है उसमें, डाइजेशन और एक्सक्रीशन एक्टिवेट हो जाती है जो आपके नॉर्मल जब आप रेस्ट कर रहे हो तो भी होता है। एड्रीनल ग्लैंड को वापस सिग्नल चला जाता है कि वो हार्मोन रिलीज करना बंद कर दे ताकि जो हार्ट है, लंग्स है, वो अपने नॉर्मल पेस पे चल सके। तो अपनी बॉडी को वापस से रिस्टोर करना शुरू कर देता है। जो बहुत जल्दी से एनर्जी आपकी चल रही थी ना, बर्न हो रही थी, उसको वापस से रिस्टोर करना शुरू कर देता है। इसीलिए जनरली देखा गया है कि लोगों को स्ट्रेस के बाद ज्यादा भूख लगती है, स्ट्रेस खत्म होने के बाद। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन डज मोर देन जस्ट टू रिएक्ट टू द एक्टिविटी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो वो यही कह रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी डे टू डे बॉडीली फंक्शन के लिए, जैसे रेगुलर हार्ट बीट हो गया, रेगुलर ब्रीदिंग हो गई। तो आपके जैसे अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो बैठ के, या आप टीवी देख रहे हो या आप खाना खा रहे हो, तो आप नॉर्मल जब आप रेस्टिंग उस पे हो ना, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर स्ट्रेस आता है तो सिंपैथेटिक डिवीजन काम करता है। सो एक तरीके से ज्यादा काम पैरासिम्पैथेटिक कर रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या होते हैं, नॉर्मल पोजीशन पे ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत कम बीच बीच में ऐसा होता है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस फेस करना होता है। ठीक है, तो ये इसके बाद हम शुरू करते हैं। अब ग्लैंड्स हमारा खत्म हो गया है। जो अभी हमने पढ़ा टॉपिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खत्म हो गया, जिसमें हमने सोमैटिक पढ़ा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था जिसमें सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे पढ़ा था। और उसके बाद हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा जिसमें सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन पढ़ी थी। अब आते हैं ग्लैंड्स के ऊपर। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है। यहाँ पे आप फोटो देख लो, सारे ग्लैंड्स दिए हुए हैं क्योंकि अभी ये बारी बारी इनके बारे में बात करेंगे। ब्रेन में 2 ग्लैंड्स हैं, एक पीनियल ग्लैंड है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है ये, और थायरॉयड ग्लैंड्स है। ठीक है, फिर ये पैनक्रियाज है, ये एड्रीनल है जिसके बारे में अभी हम ऊपर भी बात कर रहे थे, और फीमेल में ओवरीज हैं जिसको सेक्स हार्मोन्स भी सेक्स ग्लैंड्स भी बोलते हैं, और उसमें मेल्स में टेस्टिस है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। ओके, अर्लियर वी एड्रेस न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरॉन्स हमने बात कर ली है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन इज फेयरली स्पेसिफिक, प्राइमरीली अफेक्टिंग न्यूरॉन्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द ओरिजिनेटिंग न्यूरॉन and also very fast, almost immediate. Other structures also use chemical communication but do so at different rate and act in a much। अभी ये कह रहे हैं कि एक तो हमने एक तरीका पढ़ा है कम्युनिकेट करने का न्यूरॉन्स का, कि हमारी पूरी बॉडी में वायर्स की तरह न्यूरॉन्स हैं जो मैसेजेस इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन एक तरीका होता है जो वायरलेस है, जैसे हमारे इंटरनेट में एक वायर वाला एक होता है टेलीफोन, एक वायरलेस होता है ना, वैसी बॉडी में भी एक वायरलेस तरीका है कम्युनिकेट करने का जिससे मैसेजेस बहुत जल्दी जा सकते हैं, और वो तरीका होता है ग्लैंड्स के थ्रू। सो फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स। अब ग्लैंड्स होते क्या है? ग्लैंड्स आर ऑर्गन्स इन द बॉडी दैट सिक्रीट केमिकल्स। ये जो ग्लैंड्स हैं, जब ये केमिकल्स रिलीज करते हैं ना, तो इनसे फटाफट आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर सकती है हर जगह पे, हर पार्ट ऑफ द बॉडी पे। तो ये एक तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन है आपके बॉडी की, ग्लैंड्स। Some glands such as salivary glands, sweat glands secrete their chemicals directly onto the body tissues through tiny tubes or ducts.
दो ग्लैंड्स इन्होंने बताया, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, सिलाइवा रिलीज करते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं आपकी टंग में, आपके माउथ में, जिससे ये, जिसको डक्ट्स बोलते हैं, उससे ये सिलाइवा रिलीज करता है। स्वेट ग्लैंड्स है जो आपकी स्किन में छोटे छोटे डक्ट से आप स्वेट रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होता है, ये आपकी बॉडी के फंक्शन जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स है जो आपका बिहेवियर अफेक्ट नहीं करते। लेकिन आगे कुछ और हार्मोन्स हैं, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, यानी कि उनके कोई डक्ट्स नहीं होते जिससे वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में हार्मोन रिलीज कर सके, इसलिए ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। द केमिकल्स सिक्रेटेड बाय दिस टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं हार्मोन्स। स्लाइवरी ग्लैंड जो रिलीज करता है वो डक्ट के थ्रू आपके सीधा माउथ में करता है। स्वेट ग्लैंड जो रिलीज करते हैं वो आपके स्किन में करते हैं, तो उनको हम हार्मोन्स नहीं बोलते। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के बिना ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं उसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन्स की बात हो रही है तो एंडोक्राइन ग्लैंड की बात हो रही है। Earlier in the chapter, when talking about sympathetic division of the autonomic nervous system, these hormones flow into the bloodstream. अब ये hormones, जैसे कि हमने अभी बात की थी ऊपर कि जब सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही थी कि एड्रीनल ग्लैंड कुछ हार्मोन्स छोड़ता है जो लंग्स के पास जाते हैं मैसेज लेके, तो वो हार्मोन्स क्या है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करे जाते हैं जो अपना मैसेज लेके टारगेट ऑर्गन्स के पास जाते हैं। और ये मॉलिक्यूल जो हार्मोन्स है वो फिट हो जाते हैं अपने अपने रिसेप्टर्स पे, अपनी अपनी सीट्स में जाके फिट हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उससे आपका बिहेवियर इफेक्ट होता है, बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। As compared to synaptic communication, endocrine communication is generally slower due to the time it takes hormones to travel to target organs, and the behavior and responses they affect may not occur until hours or weeks or years. ये कह रहे हैं कि जो सिनेप्टिक कम्युनिकेशन होती है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जो कम्युनिकेशन होती है, उससे थोड़ा सा स्लो है एंडोक्राइन कम्युनिकेशन। ये हार्मोन वाली कम्युनिकेशन उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है, क्योंकि ये तो पास पास है, ये तो फटाफट एक दूसरे को मैसेज भेज देते हैं न्यूरॉन्स। लेकिन एंडोक्राइन में केमिकल जो है आपके अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा देता है, और उससे आपका बिहेवियर अफेक्ट होता है। इसलिए इसमें कई बारी आवर्स भी लग जाते हैं, वीक्स भी लग जाते हैं और ईयर्स भी डिपेंड करता है कि किस बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है। ओके, सो बिहेवियर, इमोशनल बाय स्टिमुलेटिंग मसल्स, ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे। सबसे पहले ग्लैंड्स हमने डिस्कस करने हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में द मास्टर ऑफ हार्मोनल यूनिवर्स, इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये ब्रेन में लोकेटेड है, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस controls the glandular system of the system by influencing the pituitary. That is because the pituitary gland is the master gland, the one that controls or influences all of the other endocrine glands. तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि यही एक ग्लैंड है जो बाकी ग्लैंड्स को आगे ऑर्डर देता है काम करने के लिए। और ये कहाँ सिचुएटेड है, आपके फोटो में देख लेते हैं एक बार। ये दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बोल रहा है हाइपोथैलेमस के बिलो ही सिचुएटेड है, और हाइपोथैलेमस के बिलो सिचुएटेड है क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है आगे फर्दर काम करने के लिए। One part of the pituitary gland controls things associated with pregnancy. जो चीजें प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर नर्सिंग इन्फेंट, जो बच्चे छोटे से जो
पैदा होते हैं नए नए, दूध उनको पिलाना होता है, तो उनकी मदर की बॉडी में जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो वाला काम, ऑनसेट ऑफ लेबर, डिलीवरी के टाइम पे जो लेबर पेन्स होते हैं वो चीज, लेवल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इन द बॉडी में सॉल्ट और वाटर का जो लेवल है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होती है। अनदर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है जिससे जो है आपकी ग्रोथ होती है बॉडी की, साइज में आप बढ़ते हो, चिल्ड्रन ग्रो फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, तो उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो किसके कंट्रोल में है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में है। देर आर ऑल्सो हार्मोन्स दैट स्टिमुलेट गोनैड्स, और जो मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स हैं या सेक्स वाले जो ग्लैंड्स हैं, ओवरीज और टेस्टिस, उनको भी जो एक्टिवेट करता है वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड के ही कंट्रोल में आता है। और इसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करते हैं प्रॉपरली। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे प्यूबर्टी में जो आपकी प्यूबर्टी की एज में, जो टीन एज में गर्ल्स की और बॉयज की सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो, और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जनरली जो होता है वो सारा एक तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में ही होता है। ओके, आगे चलते हैं पीनियल ग्लैंड पे। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे था, ये देखो आप, पीनियल ग्लैंड भी यही है, ब्रेन में ही है, पिट्यूटरी यहाँ पे है, पीनियल यहाँ पे है। तो पिट्यूटरी था मास्टर ग्लैंड, अब आता है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही है, नियर द बैक, डायरेक्टली अबव द ब्रेन, ब्रेन स्टेम के ऊपर है। ब्रेन स्टेम क्या है, जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है उसके ऊपर। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेवरल बायोलॉजिकल रिदम, आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल रिदम होती है। अगर आपने सुना हो तो जैसे आपकी बॉडी में एक वो होता है कि आपको जैसे पता चल जाता है कि आपकी बॉडी को कि रात होने वाली है तो रेस्टिंग टाइम हो गया है, सुबह होने वाला है तो एक्टिव होने का टाइम हो गया है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है आपकी बॉडी में, तो वो चीज को पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, डे की लेंथ ट्रैक करने में और सीजन्स की लेंथ ट्रैक करने में हेल्प करता है। जैसे सीजनल बिहेवियर होते हैं ना, जानवरों में सीजनल बिहेवियर क्या होते हैं, ब्रीडिंग होता है, जैसे उनकी जो ब्रीडिंग वाला जो पार्ट है वो सीजनल होता है। कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें जो एनिमल्स है वो मेटिंग करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। और दूसरा मोल्टिंग, मोल्टिंग मतलब जैसे जो आपको पता होगा ना कि वो जानवरों के कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में बाल आते हैं, फिर कुछ सीजन्स के बाद बाल झड़ जाते हैं, जैसे वो शीप वगैरह के बाल आते हैं किसी सीजन में, तो वो मोल्टिंग होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सीजन में बाल आना, फिर उसके बाद दूसरे सीजन में बाल झड़ जाना सारे, तो वो मोल्टिंग प्रोसेस होता है जो जानवरों में होता है। तो ये सीजनल बिहेवियर है जो मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। ह्यूमंस में क्या कंट्रोल करता है, हमारा स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक मतलब जिससे हमारी बॉडी को ये पता चलता रहे कि अभी स्लीपिंग टाइम होने वाला है, रेस्टिंग टाइम, फिर सुबह उठने का टाइम। जैसे आपको ये ऑटोमेटिकली आपको पता है कि सुबह आपकी जो नींद है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खुल जाती है, तो वो जो आपकी बॉडी में क्लॉक सेट हो रखी है ना, वो मेलाटोनिन करता है। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड। ये नेक के पास लोकेटेड होता है। हार्मोन जो रिलीज करता है वो ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, थायराइड से थायरॉक्सिन। और ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी एनर्जी को यूज कर रही है। अगर आपकी बॉडी एनर्जी को बहुत जल्दी अच्छे से यूज नहीं करेगी तो आपकी बॉडी में जो है वो बहुत ज्यादा वेट आपका बढ़ जाता है, और अगर बहुत ज्यादा यूज करेगी एनर्जी को आपका वेट बहुत कम हो जाता है कई बार। तो एनर्जी का बैलेंस बना रहना चाहिए। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, अगर बहुत जल्दी एनर्जी बर्न हो रही है तो आपका वेट कम हो जाता है उस वजह से, और आपको ज्यादा खाना खाना पड़ता है। और अगर एनर्जी ज्यादा बर्न नहीं हो रही है, डाइजेशन भी नहीं हो रही है, उस वजह से वेट बढ़ जाता है। तो ये थायराइड वाली प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है। पैनक्रियास क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है और ये इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन से आपको पता चल गया होगा डायबिटीज वाली प्रॉब्लम होती है। तो पैनक्रियास ब्लड शुगर जो बॉडी में होती है, ब्लड के अंदर जो होती है शुगर, उसको कंट्रोल करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है और ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। और अगर बहुत कम इंसुलिन सिक्रीट करे तो डायबिटीज हो जाता है, जिससे जो है हमें इंसुलिन बाहर से भी लेना पड़ता है। और बहुत ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करता है तो ब्लड शुगर बहुत कम हो जाता है बॉडी में।
उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और हमेशा ही भूख लगती रहती है और आप खाना खाते रहते हो तो उससे ओवरवेट हो जाते हो। तो ये पैनक्रियास का काम है। उसके बाद आते हैं गोनैड्स। गोनैड्स मतलब आपके जो सेक्स वाले ग्लैंड्स होते हैं, जैसे फीमेल्स में ओवरीज हो गया, मेल्स में टेस्टिस हो गया। तो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एंड इसमें ये लिखा है कि पूरा ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल बिहेवियर ह्यूमन का बायोलॉजिकली ही कंट्रोल होता है, वो एनिमल्स में होता है। ह्यूमंस में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत होते हैं, जैसे अट्रैक्टिवनेस और वो सब। तो कुछ पार्ट ये भी कंट्रोल करता है उसमें। फिर आता है एड्रीनल ग्लैंड, जो हमने पहले भी बात की थी। एड्रीनल का मतलब यहाँ पे आप समझ लो, पहले रीनल किडनी को बोलते हैं, लैटिन में किडनी को रीनल बोलते हैं। और एड का मतलब है उसके ऊपर, मतलब टू ले लो या उसके ऊपर ले लो। तो एड्रीनल मतलब टू और ऑन द किडनी, किडनी के ऊपर। देख लेते हैं एक बार फोटो में। तो ये आपका थायराइड गले में था जो हमने डिस्कस किया था, ये रहा पैनक्रियास, और ये किडनी के ऊपर यहाँ पे ये है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो सेक्शन है, एक है एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स। इट इज द एड्रीनल मेड्यूला दैट रिलीजेस एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस एंड एड्स इन। अच्छा, ये जो केमिकल रिलीज करता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि केमिकल रिलीज करता है हार्मोन्स, जो जाके हार्ट को और लंग्स को स्टिमुलेट करते हैं, तो वो ये केमिकल्स हैं, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। ठीक है, जब हमारा सिंपैथेटिक अराउजल होता है तो ये काम कौन करता है? एड्रीनल मेड्यूला करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या करता है? ये 30 डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स या फिर स्टीरॉइड्स, जो नॉर्मल कॉमन नेम है जिसका, स्टीरॉइड्स। ठीक है। और दैट रेगुलेट सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट इनटेक रेगुलर करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सेक्स हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज एड्रीनल, कॉर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन जो ये रिलीज करता है। when the body experiences stress, both physical stress and psychological stress, जब हमें स्ट्रेस फील होता है ना, या तो फिजिकल हो गया जैसे कि कोई सर्जरी हो रही है, या बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ठंडी हो रही है, तो ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और या फिर हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो रहा है, जैसे हम इमोशनली बहुत अपसेट हैं, तो भी ये कॉर्टिसोल रिलीज करता है। और ये क्यों करता है? कॉर्टिसोल इज इंपॉर्टेंट इन द रिलीज ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। तो ग्लूकोज ब्लड, ताकि कॉर्टिसोल जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज रिलीज कर सके स्ट्रेस के टाइम पे, और आपको एनर्जी दे सके फॉर द ब्रेन। ठीक है। और फैटी एसिड्स दे सके फैट सेल्स, मसल्स के लिए। ये बेसिकली आपको एनर्जी देने के लिए। कॉर्टिसोल आपको फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस में एनर्जी देने में हेल्प करता है। तो ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड। और यहाँ पे आपका समरी है दोनों चीजों की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की समरी दी हुई है। पहले ब्रेन, जो ट्रू कोर है नर्वस सिस्टम का, कोर मतलब हो गया सेंटर है एकदम, और इंफॉर्मेशन सारी सेंसेस से आती है, इसके पास प्रोसेस करता है और कमांड भेजता है रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ गया, जहाँ पे लॉन्ग बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं ब्रेन तक और पेन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं? जो सडनली आप रिएक्ट कर जाते हो, कई बारी कोई गर्म चीज को हाथ लगा के, या कोई रिफ्लेक्स एक्शंस हो जाते हैं आपके, जिसमें आपके सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और उसके बीच के इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस एनेबल फास्ट एंड ऑफन लाइफ सेविंग एक्शंस। ये बेसिकली लाइफ सेविंग एक्शंस होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं, जो अपने आप हो जाते हैं आपको बचाने के लिए। फिर आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमने दो पढ़े थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक। सोमैटिक क्या है? जिसमें आपकी वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे पढ़ा था इसमें हमने। और ऑटोनॉमिक क्या है? जो
जो आपके ऑटोमेटिक फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, जैसे मसल्स हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, और इनवॉलेंट्री मसल्स हो गए जिसमें हार्ट आ गया, लंग्स आ गए. सो इसमें दो आ जाते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन. फ्लाइट और फाइट वाला आपका सिंपैथेटिक में आता है, और ईट, ड्रिंक और रेस्ट वाला. अब आप इसको एक नाम और आप याद कर सकते हो, रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी बोलते हैं इसको. हर जगह आपको ईट, ड्रिंक और रेस्ट नहीं मिलेगा, इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट नाम से भी बोला जाता है. तो ईट, ड्रिंक एंड रेस्ट, या फिर रेस्ट एंड डाइजेस्ट. और इसका है फाइट और फ्लाइट, जो आपके नॉर्मल डेली फंक्शनिंग में पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन काम करता है. फिर आते हैं ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो ग्लैंड्स क्या है? ऑर्गन्स है बॉडी में जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो मैसेजेस आगे केमिकल्स हैं जो मैसेजेस लेके जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट पे. कुछ ऐसे हैं जो बिहेवियर को इफेक्ट नहीं करते, जैसे सलाइवरी और स्वेट ग्लैंड हो गए, और कुछ ऐसे हैं जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जिसमें से ये वाले सारे हैं. और एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है केमिकल जिसको बोलते हैं हार्मोन, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करता है. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है, और ये बाकी सारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है. तो ये आपकी हो गई समरी. अब आगे पढ़ते हैं, इसका क्विज रह गया, ये भी सॉल्व कर लेते हैं. क्विज में आपको आई थिंक आंसर्स आने चाहिए इसमें, क्योंकि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है. पहला है, इफ यू बर्न योर फिंगर योर इमीडिएट रिएक्शन विल प्रोबेबली इन्वॉल्व ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग. अगर तुम अपनी फिंगर गलती से बर्न कर लेते हो तो कौन कौन से रिएक्शंस, सारे रिएक्शंस होंगे लेकिन कौन सा नहीं होगा. बट विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब चारों में से 3 होंगे लेकिन एक नहीं इन्वॉल्व होगा, वो कौन सा होगा? तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एफरेंट कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड तो होगा, क्योंकि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप अपनी उंगली गर्म जगह पे रख दो तो आपका हाथ एकदम से पीछे हट जाता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन करता है. एफरेंट क्यों होगा? क्योंकि वो आपकी उंगली से मैसेज आपके स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगी. एफरेंट क्यों होगा? क्योंकि एफरेंट वापस मैसेज आपकी उंगली पे लेके आएगी हटाने के लिए. तो इसमें अभी जो नहीं इन्वॉल्व हुआ है वो ब्रेन नहीं इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है, तो इसे ब्रेन से जरूरत नहीं थी इसकी यहाँ पे. तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रेन. If you are typing on the computer keyboard, the sensation of your finger touching the keys is most likely communicated by. अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो आपकी फिंगर पे जो सेंसेशन हो रही है टच करने से, वो मैसेज कौन सा पाथवे लेके जाएगा आपके ब्रेन तक? सो आप देखो यहाँ पे टचिंग जो आपके सेंसेस में आता है, तो सेंसरी पाथवे होगा ना जो लेके जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, न्यूरॉन्स ऑफ द मोटर पाथवे कंट्रोल. मोटर पाथवे क्या कंट्रोल करता है? हमने भी पढ़ा था ऊपर बहुत बारी, वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है मोटर पाथवे. व्हाट टाइप ऑफ सेल कैन बिकम अदर टाइप्स ऑफ सेल इन द बॉडी. ये हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि कौन से ऐसे सेल हैं जो दूसरे सेल्स की तरह डुप्लीकेट हो सकते हैं जब दूसरे सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए. तो ये होते हैं स्टेम सेल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन. इसमें से कौन सा काम है जो सिंपैथेटिक डिवीजन नहीं करता? मतलब जब आप लड़ने के लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो रहे हो तो कौन सा काम नहीं चाहिए होता? इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी. क्या डाइजेस्टिव एक्टिविटी उस टाइम जरूरत होती है डाइजेस्ट करने की जब आप लड़ने के लिए तैयार हो रहे होते हो? तो ये वाला काम नहीं होता है मेरे हिसाब से. तो आगे भी देख लेते हैं. डायलेटिंग प्यूपिल होता है, इंक्रीज हार्ट रेट भी होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ लंग्स भी होता है. तो आंसर इज ए. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्टिव इफ यू आर स्लीपिंग. अगर आप सो रहे हो, रेस्ट कर रहे हो, तो कौन सा एक्टिव होगा? तो अभी हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा, क्योंकि रेस्ट और डाइजेस्ट में पैरासिम्पैथेटिक काम करता है. Question number 7. Andrew never really grew to be very tall. The doctor told his parents that Andrew's dash gland did not secrete enough growth hormone causing his small stature. अगर कोई लड़के की ग्रोथ नहीं हुई, वो लंबा नहीं हुआ,
तो डॉक्टर ने बोला कि उसका एक हार्मोन जो है वो ग्रोथ, एक ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन नहीं सिक्रीट कर रहा है। तो वो कौन सा ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है? सो दैट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द पैनक्रियास सिक्रीट्स टू लिटिल इंसुलिन, अगर इंसुलिन बहुत कम हो जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? जो इंसुलिन हमें बाहर से लेना पड़ता है, डायबिटीज। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अब इसके आगे हम थोड़ा ब्रेन के ऊपर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।